हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सर्कल हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी एसएसटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। सो ये जो हमारी एसएसटी है सब्जेक्ट है, उसमें एक बुक आती है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है लोगों की ज़िंदगी कैसी है, डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाता है। तो हम उसी बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। सबसे पहले बात, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। लाइक ये भी इक्वालिटी हो जाएगी कि अगर मैं आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ तो हो जाएगी इक्वालिटी। और अगर ऐसा हो रहा है कि मैं आपके फ्रेंड को ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ, आपके फ्रेंड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और आपको कम, तो ये हो जाएगी अनइक्वालिटी। मतलब मैं दोनों को एक समानता की नज़र से नहीं देख रहा, मैं दोनों को भेदभाव कर रहा हूँ, असमानता की नज़र से देख रहा हूँ। और ये जो इक्वालिटी और अनइक्वालिटी वाली चीज़ होती थी ना, वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करते थे, वो भी बहुत अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे। जैसे कि पुराने ज़माने पे जेंडर के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करते थे। जैसे कि ये लड़की है तो लड़कियों को वो प्रेफर नहीं करते थे, लड़का है तो वो उसको पढ़ाते थे लिखाते थे। वो इस काबिल सोचते थे लड़के को कि लड़का कुछ बनेगा, और लड़कियों को वो किसी काबिल नहीं समझते थे कि लड़कियाँ भी कुछ बन सकती हैं। और इसी वजह से ना वो लड़कियों को पढ़ाते थे ना लिखाते थे, लड़कियों पे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लॉज लिखे होते हैं। और जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सो इसको बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बेसिकली एक बुक टाइप की होती है, इसमें सारे लॉज लिखे होते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी पर्सन रह रहे हैं सब इक्वल है, सब समान है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे पीपल एक समान है, सारे पीपल इक्वल हैं। This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religion, tribes, education and economic background are recognized as equal. So constitution के अकॉर्डिंग इसका ये मतलब बनता है कि कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी मतलब वो कहाँ तक पढ़ा हो, वो किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से है, मतलब अमीर है या गरीब है, वो सब एक समान होते हैं, वो सब इक्वल होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम गरीब हो तो तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम हमसे इक्वल नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि तुम कम पढ़े लिखे हो तो तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई कैसा भी हो, पढ़ा लिखा ना हो, सब के सब जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं। This is not to say that inequality cases to exist. It does not, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity एंड एस इक्वल। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में पहले के टाइम पे कोई भी लॉ बुक नहीं थी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई नियम नहीं था कि लोगों को वो इनइक्वालिटी से बचा सके। पहले के टाइम में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन आया भी नहीं था, और जब अंग्रेज़ आ गए तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि उस टाइम पे जब अंग्रेज़ों का शासन बढ़ गया तो वो इंडियंस को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, और उन्होंने अनटचेबल वाली चीज़ भी निकाल दी थी। तो अनटचेबल भी इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी चीज़ है। तो अनटचेबल में क्या करते थे ना, ये बोलते थे कि ये बंदा लोअर कास्ट का है और तुम अपर कास्ट के हो, इसलिए ये जो लोअर कास्ट का है तुम इसे टच नहीं कर सकते हो, ये अनटचेबल है। पर अभी के टाइम में ना इंडिया में बहुत सारे लॉज आ चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग अब ये चीज़ बहुत कम होती है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस मीन? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। सो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का वो था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया था। तो हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या था कि जो जितने भी पीपल है सब लॉ के पहले हैं।
What this means is that every person from the president of the country to Kanta, domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether that they are female or male. Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and market. All peoples can use publicly available wells, roads and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. तो इसका मतलब ये है ना कि कोई मतलब उसका कंट्री का प्रेसिडेंट हो, कोई गवर्नर हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर भी क्यों ना हो, सब जो है सबको लॉज मानने पड़ेंगे, सबके लिए लॉज एक ही हैं। और उसमें भी कुछ लॉज आ जाते हैं जैसे कि कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई किसी को मतलब कोई किसी को अनइक्वल नहीं बता सकता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। और सेकंड ये है ना कि कोई भी हो मतलब कोई भी कैसा भी पर्सन हो उसको उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सके। आप किसी भी पर्सन को नहीं रोक सकते हो, वो कैसा भी हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए। जैसे कि प्लेग्राउंड्स, तो आप किसी भी पर्सन को किसी प्लेग्राउंड में जो कि पब्लिक हो, अगर प्राइवेट होगा तो वो अलग बात है, अगर पब्लिक हो तो आप उसे नहीं रोक सकते हो वहाँ पे अपने प्लेग्राउंड में जाने से। तीसरा, सारे पर्सन्स के लिए अवेलेबल वाला जो पब्लिक वेल्स होते हैं, बाथिंग घाट्स होती है, ये सब हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है। चौथा, जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरा ख़त्म कर देना है, अनटचेबिलिटी का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए इंडिया के अंदर। तो अनटचेबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि कोई मतलब इसको टच नहीं करेगा, ये लोअर कास्ट का है, तो वही अनटचेबिलिटी होती है, तो उसको पूरा ख़त्म कर देना है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or scheme to help disadvantaged communities. Several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to law, the government has also set up several schemes to provide the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had that in the past. तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने इसको देखा और कॉन्स्टिट्यूशन में से इसमें बहुत सारे लॉज निकले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, और उन्होंने बहुत सारी वो स्कीम्स निकाली और इन सब की चीज़ों की वजह से वो कम हो गया। और अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में सेवरल लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट होने नहीं देते हैं। और ये स्कीम्स का मेन मकसद है ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ को उन पीपल्स के लिए लाना जो कि इक्वल, मतलब जो कि काले हैं उनके लिए भी वही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये सारी चीज़ें ना, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, जैसे कि गर्ल्स को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी पास्ट में, बट अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो गर्ल्स को भी दी जाती हैं, बॉयज़ को भी दी जाती हैं। इक्वालिटी हो चुकी है, अब सब इक्वल हैं। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme। तो उसके बाद गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील जो स्कीम है वो चलती है गवर्नमेंट स्कूल में। तो इसमें होता क्या है ना कि लंच के टाइम में आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में भी, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो बच्चों को लंच प्रोवाइड करा जाएगा स्कूल की तरफ से, वो भी फ्री में। लाइनें लगती हैं लंच के टाइम, उसमें बच्चों को खाने को देते हैं। वो सारी चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, वो रोज़ अलग अलग खाने को देते हैं बच्चों को। सो भाई होता है मिड डे मील, ये आपके स्कूल में भी होगी। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंक्लूड्स in
all government elements school to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme and in 2001. तो उसके बाद ये स्कीम बन गई। तो स्कीम के बनाने का ना एक मकसद था, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये स्कीम बनेगी तो इससे क्या होगा, तो मतलब कोई ना कोई रीज़न होगा उस स्कीम को स्टार्ट करने का। गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी ना उस स्कीम को स्टार्ट कर देगी। तो इसमें गवर्नमेंट बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड करती थी और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में 2001 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिड डे मील वाली स्कीम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी। तो मिड डे मील वाली जो स्कीम थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में 2001 में। The Supreme Court asked all state governments to bring this program in their schools within 6 months. तो फिर क्या, तमिलनाडु में जब ये मिड डे मील स्टार्ट हुई तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि अरे यार कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं तमिलनाडु के स्कूल में, अब एक काम करते हैं जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सब में ये वाली स्कीम कर देते हैं भाई, फ्री में खाना मिलेगा बच्चों को। तो ऐसे करते करते उन्होंने बोला कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर ना ये जो स्कीम है मिड डे मील की, उसको अपने अपने गवर्नमेंट अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ला देना है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो ये प्रोग्राम था, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ही हुए होंगे, तभी तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि इसको अपने भी स्कूलों में अपना लो। अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते तो गवर्नमेंट इनको बाकी सारे स्कूलों में नहीं चलाती, तमिलनाडु में भी बंद कर देती। These include the fact that more poor children have begun in close and regular attending school. तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रीजंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको स्टार्ट करना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी कि वो जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो खाना खरीद सके, उनको फ्री में पहली चीज़ खाना मिलता था और उनकी अटेंडेंस भी इस चीज़ से इंक्रीज़ हो गई। और मतलब उनको फ्री में खाना मिलता था, उनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे खाने को, तो वो लंच में भूखे रहते थे। तो इसीलिए उन्हें वो मतलब उनको उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता था जो कि लंच में भूखे रह जाते थे, क्योंकि स्कूल होता है वो बहुत टाइम का होता है, 6 घंटे का होता है, उसमें लंच होता है, तो वो बच्चे 6 घंटे तक भूखे नहीं रह पाते थे। तो उनके लिए इन लोगों ने सोचा कि जो मिड डे मील होगा, मतलब दिन के बीच में इनको हम खाना दे दिया करेंगे जिससे इनका पेट भी भरा रहेगा। तो फिर उनके बाद जब उनको इन बच्चों पर दया आई तो उन्होंने सोचा चलो इनके लिए भी कर देते हैं, इनको खाना मिलेगा, ये खाएंगे और जब ये खाना खाएंगे तो इनका पेट भरा रहेगा, और जब इनका पेट भरा रहेगा ना तो ये पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन से वो पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है और आपका पेट खाली होगा तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, आपको बार बार भूख लगेगी, आपका ध्यान भूख पे जाएगा ना कि पढ़ाई पे। और वो भूखे रहते थे इसलिए वो पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें खाना दे दिया कि नहीं भाई तुम भूखे मत रहो, तुम बस कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो तुम पढ़ाई पे भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। तो इसलिए हमने खाना देना शुरू कर दिया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. अब एक और रीज़न हो गया कि मतलब जब खाना नहीं मिलता था स्कूल में तो बच्चों को खाना तो देना ही पड़ेगा लंच में। तो जो बच्चे खाना नहीं लाते थे वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि हम अपने घर जा रहे हैं, हम लंच के टाइम तक के खा के वापस आ जाएंगे। तो बच्चे करते क्या थे, कुछ तो वापस आ जाते थे, बट कुछ बच्चे होते थे वो जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे घर पे, वहीं बाहर ही रह जाते थे, फिर अगले दिन आते थे या तो वो भी नहीं आते थे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उन्होंने सोचा यार इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक वजह से मिड डे मील को लाने की, और इससे जो अटेंडेंस थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई बच्चों की। और जो मतलब मम्मी थी उनकी, उन लोगों को क्या करना पड़ता था, उनके लिए बच्चों के लिए खाना बना के देना पड़ता था उनको, और मतलब सबके लिए तो ये ठीक था, बट जिनकी मदर्स काम करती थी उनके लिए ये उतना आसान नहीं होता था कि पहले वो मतलब सबके खाने के लिए खाना बनाए, फिर वो अपने बच्चों को लंच बना के भी दे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता था।
तो इसलिए ये जो मतलब जितनी भी मम्मियाँ थी उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ हो गई कि उनके बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलने लगा, तो उनको उनके बच्चों को लंच प्रिपेयर करके नहीं देना पड़ता था और घर पे वो खाना बना लेती थी। This program has also helped reduce the caste prejudice because children of all caste in the school eat the meal together, and in quite few places Dalit women have been employed to cook the meal. तो ये जो स्कीम थी ना उसने हेल्प करी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसको भी सही करने में। अब जितने भी कास्ट के हैं, वो किसी भी कास्ट का हो, अमीर हो गरीब हो, वो सेम खाना खाएगा, एक साथ बैठ के खाना खाएगा। तो क्या होता था, मिड डे मील के आने से पहले जो अमीर बच्चे थे वो क्या करते थे, उनके पास पैसा था, वो खाना लेके आते थे, स्कूल में खाना खाते थे। पर जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? उनके पास, वो तो गरीब थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो खाना खरीद के ले आ सके स्कूल में, तो वो कुछ नहीं खाते थे। तो ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ उनके साथ, इनइक्वालिटी हो गई उनके साथ। तो गवर्नमेंट ने देखा और सोचा कि इनको भी हम खाना देंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, वो एक ही टाइप का खाना खाएगा, एक साथ ही खाएगा। तो इससे जो इक्वालिटी है वो भी स्प्रेड होने लगी स्कूलों के अंदर। और जो दलित वुमेन्स थी, मतलब कुछ वुमेन्स थी जो कि मतलब अनएम्प्लॉयड थी और वो एक दलित कास्ट होती है उससे बिलोंग करती थी, उनको भी जॉब मिलने लगी, वो भी एम्प्लॉयड होने लगी। उनको जॉब क्या मिलती थी, ये जो मिड डे मील होता है उनको बनाना भी तो पड़ता है ना, तो ये जो जॉब थी वो मिलती थी दलित वुमेन्स को इस मिड डे मील को बनाने के लिए। सो कुछ अनएम्प्लॉयड वुमेन्स थी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया। The midday meal program also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसने हेल्प करी उन गरीब बच्चों की जो कि स्कूल तो आ जाते थे बट उनका जो पेट होता था वो हमेशा खाली रहता था, क्योंकि उनको मतलब वो खा नहीं पाते थे, उन्हें भूख लगी रहती थी। और अगर आप भूखे होंगे तो आप कैसे ही किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते होंगे। तो वैसे ही ये जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, जो भूखे थे, वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे पढ़ने में क्योंकि वो भूखे थे। While government programs play an important role in increasing equality of opportunities, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increasing the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor attend. तो उसके बाद जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने में, क्योंकि जैसे कि ये मिड डे मील था तो वो भी इक्वालिटी को इंक्रीज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो भी बहुत बड़े रोल प्ले करती हैं इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। और जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसने भी क्या करा, जो अटेंडेंस थी पुअर लोगों की, पुअर बच्चों की, उसको बढ़ा दिया। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. तो अभी के टाइम पे भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं ना जिसमें जो दलित होते हैं, मतलब दलित एक लोअर कास्ट होती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, मतलब उनको बाकी बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। These children are forced into unequality situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equally when thought the laws requires it. तो ऐसा क्यों होता है, इन बच्चों को अनइक्वली क्यों ट्रीट किया जाता है, उनकी जो डिग्निटी होती है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो पीपल होते हैं ना वो उन लोगों को इक्वली देखते ही नहीं है, मतलब वो उन लोगों को हमसे अलग, मतलब दूसरे लोगों से अलग देखते हैं, उनकी सोच ऐसी है। और अगर लोगों की सोच ऐसी है तो जो लॉज होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो लोगों की सोच नहीं बदल सकती है। वो लॉज ला रही है, लोग उस लॉज का जो पालन ही नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो अगर इन लोगों ने अपनी सोच बदल ली ना तो जो हमारी इंडिया है उसमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, हर तरफ इक्वालिटी होगी, सब लोग इक्वल ट्रीट होंगे।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।